गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह मैं आज भी एक नए विषय को लेकर के आई हूँ जो नेट के सिलेबस में है और नेट के सिलेबस में ये 8वीं इकाई में है और इसका नाम है शुकनासोपदेश, जो कादम्बरी का एक मनोरम अंश है। शुकनासोपदेश कादम्बरी का एक मनोरम अंश है और इसके रचयिता जो है वो महाकवि बाणभट्ट है। बाणभट्ट की दो रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, एक कादम्बरी और दूसरा हर्षचरितम्। ऐसे तो और भी है रचनाएं इनकी, लेकिन दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कादम्बरी कथा का ही एक मनोरम अंश है ये शुकनासोपदेश। तो सबसे पहले बाणभट्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं, रचयिता के बारे में जान लेते हैं, उनसे भी संबंधित कुछ सवाल आ सकते हैं। जैसे इनके पिता का नाम चित्रभानु था और इनकी माता का नाम राजदेवी, और इनका समय जो है 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और ये सर्वसंपन्न थे, तो धन की कमी नहीं होने की वजह से ये गलत लत में पड़ गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे, घूमने लगे और बहुत सारे जगहों पे इन्होंने घूमा, बहुत सारे महात्माओं ऋषियों से उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। तो ये जो शुकनासोपदेश है दरअसल उनके अपने अनुभव का सूक्ष्म और गहन अध्ययन का ही ये परिणाम है। ऐसे तो कहा जाता है कि ये बृहत कथा जो है गुणाढ़कृत, उसको इन्होंने माना है कि उसी से इनकी प्रेरणा इनको मिली और इन्होंने शुकनासोपदेश की रचना की। तो ये जो है शुकनासोपदेश वो कादम्बरी का ही एक अंश है। तो कादम्बरी कथा है तो शुकनासोपदेश भी कथा ही है। तो शुकनासोपदेश में क्या बताते हैं कि एक उज्जैनी का महाप्रतापी राजा रहता है जिसका नाम है तारापीड़, और तारापीड़ का एक पुत्र है जिसका नाम है चंद्रापीड़। वो गुरुकुल से पढ़ाई लिखाई करके आ गया है और राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, यहीं से कथा आरंभ होती है। तो थोड़ी बहुत कथा भी जानना चाहिए, कथा से संबंधित भी सवाल आ सकते हैं। बहुत विस्तार में मैं नहीं बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो क्या कह रहा है कि चंद्रापीड़ जो है वो वहां से लौट करके आया है गुरुकुल से और राज्याभिषेक की तैयारी चल रहा है युवराज पद के लिए। तो अपने मंत्री जो है उनका तारापीड़ का मंत्री शुकनास, जो बहुत ही अनुभवी हैं, और उनके पास अपने बेटे को भेजते हैं उपदेश लेने के लिए, उपदेश ग्रहण करने के लिए कि राजा बनने के बाद किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, और लक्ष्मी आने के बाद मनुष्य कैसे बदलता है, इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो अपने पुत्र चंद्रापीड़ को भेजते हैं। तो जैसे कथा आरंभ होता है उपदेश, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि यद्यपि आपने सारे विद्याओं का ग्रहण किया है, सारे विद्याओं को अच्छे से अध्ययन किया है, लेकिन युवावस्था के कारण, युवावस्था के दोष की वजह से जो है अब बुद्धि कलुषित हो जाती है मनुष्य का, और लक्ष्मी का मद बड़ा ही भयंकर होता है जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। विषय रूपी विष का रसास्वादन अत्यंत कठिन होता है और इससे उत्पन्न मोह का उपचार से भी शांत नहीं होता है। तो इस प्रकार से राज सुख से सन्निपात हो जाता है और युवावस्था में मन को ऐसे भटकाता है जैसे सूखे पत्ते को बवंडर दूर तक लेके चला जाता है। तो इसलिए आपको उपदेश की जरूरत है। मनुष्य को धन जो है वो कुमार्गी बना देता है, काम क्रोध मन मोहादि से निर्मल बुद्धि वाला भी जो है वो कलुषित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज काम करता है, वह गुरु का उपदेश, गुरु का कल्याणकारी उपदेश जो है वो ही काम करता है। गुरु का उपदेश बिना वृद्ध हुए भी परिपक्व बना देता है, बिना नहाए धोए भी शरीर को निर्मल बना देता है, और गुरु का उपदेश से मनुष्य जो है अहंकार रहित हो जाता है और व्याकुलता से रहित होकर अपने काम को ठीक से करता है। तो इस प्रकार से इसमें गुरु उपदेश के महत्व को बताया गया है, युवावस्था का दोष बताया गया है
और आखिरी में लक्ष्मी आने के बाद मनुष्य कैसे भटकता है, लक्ष्मी कैसे उसको पिशाच की तरह ग्रसित कर लेती है और अपने हिसाब से चलाती है, यही बताया गया है। लक्ष्मी को इसमें अनार्या बताया गया है। लक्ष्मी किसी के पास नहीं टिकती। लक्ष्मी जो है वो ना तो रूप देखती है, न गुण देखती है, न विद्वता देखती है, किसी के पास भी चली जाती है। और वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती है जो कुटिल होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो इस प्रकार से वो लक्ष्मी के चरित्र को यहाँ पे अनार्या बताते हैं, उनका अपना अनुभव है। तो इस शुकनासोपदेश में यही सब आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले युवावस्था का दोष, फिर गुरु उपदेश का महत्व, और तीसरा लक्ष्मी आने के बाद मनुष्य का चरित्र कैसा हो जाता है या लक्ष्मी का चरित्र कैसा है। और अंत में वो शुकनास जो है उनका मंत्री, वो उन्हें कल्याण का आशीर्वाद देते हैं और शुकनास उपदेश यहीं पे समाप्त होती है। तो इससे संबंधित सवाल क्या क्या आता है सो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके रचयिता जो बाणभट्ट हैं। इसके बाद शुकनास कौन है? ये मंत्री हैं किसके? तारापीड़ के। बहुत बार मंत्री हैं ऐसा लिख देते हैं और फिर चंद्रापीड़ में टिक लगा देते हैं। ये मंत्री किसके हैं? तारापीड़ के, क्योंकि चंद्रापीड़ को तो अभी राज्याभिषेक ही नहीं हुआ है। अभी राज्याभिषेक होगा तभी तो। ये विधा क्या है? कथा है। और कथा कैसी होती है? कल्पना प्रसूत होती है और आख्यायिका ऐतिहासिक होती है। तो ये काल्पनिक कथा है। और उसके बाद उपदेश किसे दिया गया है? तो यहाँ पर भी बच्चे हमेशा गलती करते हैं, चंद्रापीड़ को या तारापीड़ को। तो चंद्रापीड़ को, तारापीड़ तो राजा ही है, चंद्रापीड़ ही उसका बेटा है जो गुरु उपदेश के योग्य है और गुरु उपदेश के लिए उसको भेजा जाता है। लक्ष्मी को किस विशेषण से विभूषित किया गया है? लक्ष्मी को क्या कहा गया है? लक्ष्मी को अनार्या कहा गया है। यानी ये इनका चरित्र, लक्ष्मी का ऐसा चरित्र है, वो किसी के पास चली जाती है, बिल्कुल भी नहीं देखती कि किसके पास गुण है, किसके पास नहीं है, कि कोई विशेष बात है कि नहीं है। और किसी के पास एक जगह वो नहीं रहती है, वो अपना ठिकाना हर समय बदलते रहती है। कितना भी सिक्कड़ों में, जंजीरों में बांध करके रखे राजा, वो उसके पास नहीं टिकती है, ऐसा बताया गया है। और ये भी सवाल आता है कि शुकनास उपदेश किसका अंश है? तो ये कादम्बरी का अंश है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? कभी कभी ये भी पूछ सकता है, तो आप लिखेंगे 3 जन्मों की कथा है। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। तो बेसिक सवाल यही सब पूछे जाते हैं शुकनास उपदेश से। आपको शुकनास उपदेश का परिचय जानना चाहिए। शुकनास उपदेश से संबंधित जो भी सवाल मैंने यहाँ पे बताया या कुछ कहानियों के माध्यम से मैंने सुनाया है, तो उसको ध्यान में रखेंगे तो एक भी सवाल आपको इस इकाई से नहीं छूटने वाली है, शुकनास उपदेश से नहीं छूटने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और कमेंट करें कि मैं आगे कौन सी किताब के बारे में बताऊं आप लोग को, जिससे आपको सुविधा हो जाए एग्जामिनेशन की तैयारी में। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।